उस वक्त मन में बेचैनी बढ़ती है कि कभी ये वो आदमी अफवाहें उड़ा रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है। नंबर एक, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास में है। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है वो प्लांट करा रही हो ऐसी स्टोरी। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र पवार जी ने करनाल की लोकसभा हमारे लिए उनसे मांगी हुई है। जो रोग होता है ऐसा तो हमें भी होता है, लेकिन हम पूरी तरह आश्वस्त भी हैं कि करनाल की सीट की तरफ सबका ध्यान है। पहले भी करनाल की सीट जिस पार्टी का यहाँ हवा होती थी, हरियाणा में भी वैसी हवा बनती थी। जीते या हारे, रहना हमने इन्हीं के बीच में है। हमें इनकी समस्याओं से भी पूरी तरह हम वाकिफ हैं और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं उससे भी हम पूरी तरह वाकिफ हैं। तो हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम समझिए यहाँ के समझिए लोकल प्रत्याशी हैं और क्या समझिए भारी प्रत्याशी हैं। एक मुद्दा तो ये रहेगा। हमें तो ऐसा लगता है कि टिकट की घोषणा होने के बाद एक सप्ताह के अंदर अंदर ही एक ऐसा तूफान यहाँ करनाल में देखने को मिलेगा। मुझे क्या डर है, हमें देखने चुनाव लड़ दिए पहले, अब तक तो हम हारे देखते हैं, हार यार देखते हैं यहाँ। और इस बार जो है आवाज दूसरी तरह की है। और आपको ये बता दूं, माननीय शरद पवार जी इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और हमारी राजनीति भी ठीक रहेगी आगे। नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। हरियाणा की सबसे हॉट सीट बन चुकी, जहां से हरियाणा के लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बने मनोहर लाल खट्टर खुद भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लोकसभा चुनावी मैदान में हैं। और ऐसे में प्रदेश की हॉट सीट करनाल लोकसभा में इस वक्त सबसे ज्यादा जिस नेता की चर्चा हो रही है, हर गली मोहल्ले में सबसे ज्यादा सुर्खियां बने हुए नेता मराठा वीरेंद्र वर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम खास बातचीत करेंगे। जी मराठा जी, स्वागत है आपका सिटी तहलका। धन्यवाद जी आपका, आपको मेरे नमस्ते। मराठा जी, टिकट डिक्लेयर होने में कुछ ही घंटे बाकी हैं, किस तरीके का फील कर रहे हैं? देखो, टिकट या तो 10 तारीख को या फिर 12 तारीख को, और या उसके 1-2 दिन बाद तो घोषणा इसकी हो ही जाएगी। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार इंडिया गठबंधन का एक अहम हिस्सा है और उसका गठबंधन सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शरद चंद्र पवार जी ने करनाल की लोकसभा हमारे लिए उनसे मांगी हुई है और जो लेना उनका अधिकार भी बनता है। तो हमें उम्मीद है, सिर्फ घोषणा भर की देरी है, निर्णय ये पहले ही हुआ है कि हम ही इंडिया गठबंधन की तरफ से करनाल लोकसभा में एनसीपी के प्रत्याशी होंगे। मतलब जो विपक्षी एकता इंडिया गठबंधन है, वहां से आप टिकट को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं? और तुर्रा बजाता आदमी, इस सिंबल पे ही हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। जिस तरीके से अमूमन देखा जाता है कि जो टिकट मांगने वाले नेता होते हैं और जब तक टिकट डिक्लेयर नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं नर्वस, बीपी हाई लो, धड़कनें बढ़ती हैं, घटती हैं, ऐसा बेचैनी होती है, कैसा फील कर रहे हैं? वो तो हम भी एक सामान्य व्यक्ति हैं, स्वाभाविक है। जो रोग होता है ऐसा तो हमें भी होता है, लेकिन हम पूरी तरह आश्वस्त भी हैं। हमें हमारे माननीय शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो हमारे, उनके कहे के अनुसार, उनके बोलों के अनुसार हमें उन पर ऐसा विश्वास है कि ये कार्य तो होगा ही होगा। बाकी ये है, तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, हर एक अपने अपनी कोशिश करता है। जिसका भी आएगा सारे मिलकर चुनाव लड़ेंगे, उसको जिताने का प्रयास करेंगे और जब ये एक बार यहाँ सीट हमें आ जाएगी तो सारे मिलजुल के इसको भी निकाल लेंगे। टिकट को लेकर कितने आश्वस्त हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा? मैं तो 100% आश्वस्त हूँ। मतलब लगता है जैसे अमूमन देखा गया आपके राजनीतिक करियर पे अगर नजर दौड़ाएं तो अमूमन टिकट की जगह धोखे ज्यादा मिले हैं मराठा वीरेंद्र वर्मा को। तो धोखे की बार धोखे की जगह टिकट मिलेगा? धोखे की भी एक सीमा होती है, अंततः तो परमात्मा की ही व्यवस्था है। उसने भी देख लिया, बहुत हो चुका। इस बार मुझे नहीं लगता कोई गड़बड़ होगी, कोई उकचुक होगी। प्रत्याशी यहाँ से इंडिया गठबंधन की तरफ से हम ही बनेंगे। मान लिया जाए टिकट आपको मिलता है, इंडिया गठबंधन के साझे उम्मीदवार आप होते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं खुद के चुनाव को? ये तो यहाँ की जनता के सहयोग से, परमात्मा के जो है समझिए
कृपा से और माननीय शरद पवार जी के आशीर्वाद से हमें तो ऐसा लगता है कि टिकट की घोषणा होने के बाद एक सप्ताह के अंदर अंदर ही एक ऐसा तूफान यहाँ करनाल में देखने को मिलेगा कि जो सारी लोकसभा की सीट जो हरियाणा में बाकी हैं वह भी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार ही निकाल लेंगे, क्योंकि करनाल की सीट की तरफ सबका ध्यान है। पहले भी करनाल की सीट जिस पार्टी का यहाँ हवा होती थी, हरियाणा में भी वैसी हवा बनती थी। तो लेकिन इस बार क्योंकि ये बिल्कुल मुख्यमंत्री जी खड़े हैं, हॉट सीट बनी हुई है, दोनों मुख्यमंत्री खड़े हैं, दोनों मुख्यमंत्री खड़े हैं और हमें उम्मीद है दोनों यहाँ से हारेंगे। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं और मराठा जी। हाँ, एक बदलाव आएगा। आप एक 2 बार लगातार 2 बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री रहे, मनोहर लाल खट्टर के सामने आप चुनाव लड़ रहे हो, आपको लगता है आपको जीत इतनी आसानी से मिल जाएगी? हमें लोगों की आवाज दिख रही है, हम जो रोज सुन रहे हैं ना लोगों की वो आवाज। सरकार में रहे हैं, वो मुख्यमंत्री हाँ, रहे हैं, तो अब भी मुख्यमंत्री उनका शिष्य है और उनके पास इतना ताम झाम है, सरकार है, कैसे मुकाबला करोगे? एक तो इस सरकार से लोग लगभग दुखी रहे हैं, दूसरा इस सरकार का और केंद्र सरकार का विशेष तौर पे जो तानाशाही रवैया रहा है, जिसके विरोध में लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, जिस मुद्दे पे होने जा रहा है, तो इस बार लोकतंत्र को बचाने के लिए, अपने वोट के अधिकार को बचाने के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए और एक खुशहाली भरा जीवन अपना लाने के लिए और जिस सहम में लोग आज जी रहे हैं उस सहम से निकलने के लिए इस बार इंडिया गठबंधन को भारी संख्या में लोग मत देंगे और इनको बड़े भारी मार्जिन से लोग जिताएंगे। तो मतलब एक तो रहेगा आपका लोकल वर्सेस बाहरी, और कुछ जगह मैं सुन रहा था आपके आने से इलेक्शन मराठा वर्सेस खट्टर भी बन जाएगा। मराठा वर्सेस खट्टर आज के दिन भी बना हुआ, पार्टी तो गौड़ हो चुकी। तो मराठा सिंपल भारी भी भारी सिंपल पड़ेंगे, भी उन्होंने खट्टर लिया। खट्टर पे भारी पड़ेंगे मराठा? क्यों नहीं पड़ेंगे, क्यों नहीं पड़ेंगे? एक तरफा चुनाव होगा और जनता के सहयोग से होगा। मराठा जी, आपके अंदर ऐसी क्या खूबी दिखी या फिर आपकी दोस्ती ही इतनी अच्छी है जो एक राजनीतिक पार्टी के ने ये तक बयान दे दिया कि अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ते हैं तो इंडियन नेशनल लोकदल यानी अभय चौटाला अपना उम्मीदवार ही नहीं उतारेंगे? मतलब आपके लिए इतना बड़ा बलिदान क्यों कर रहे हैं? वो करीब महीना पहले मेरे से मिले थे जी। तो नजदीक आने के लिए ये कोई आवश्यकता नहीं होती, एक बड़े लंबे अरसे की आवश्यकता होती है या बार बार मिलने की जरूरत होती है। ये तो आदमी के शरीर से एक दूसरे के से तरंगे निकलती हैं, उनका मेल बैठता है, उनके विचार मेरे को मेरे जैसे लगे। मैंने उनसे एक बात कही थी कि आज की राजनीति में चालाकियां बहुत आ गई, झूठ का बोलबाला हो गया और लोगों ने इसको एक व्यवसाय तक बना लिया है। तो उनके मुंह से एकदम ये जवाब निकला था, जल्दी ही वक्त आने वाला है कि सच्चाई ही चलेगी, सच की ही जीत होगी, चालाकियों को लोग नकारेंगे और अच्छे अच्छे आदमी ही आगे राजनीति में चलेंगे, ऐसा उनका विचार है। तो आप अपने आप अनुमान लगा सकते हो, इसका मतलब आदमी अंदर बाहर से एक है, ठीक है। मराठा जी, जिस तरीके से अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा बिना किसी पुख्ता जानकारी के खबरें चलाई गई कि संजय दत्त यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, फलाना अभिनेता यहाँ से चुनाव लड़ेगा, कभी कह रहे राज बब्बर यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, उस वक्त मन में बेचैनी बढ़ती है कि कभी ये वो आदमी अफवाहें उड़ा रहे हैं जो इंडिया गठबंधन में रहते हुए इंडिया गठबंधन के पक्ष में नहीं है। नंबर एक, अपना स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास में है। नंबर दो, भारतीय जनता पार्टी का भी हो सकता है वो प्लांट करा रही हो ऐसी स्टोरी लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, कंफ्यूज करती है, थोड़ा सा डर में लाती है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करके और वोट बटोर लेती है। अदरवाइज उनका नीचे कोई जनाधार तो उनका है नहीं। अभी सुन रहे थे भारत की राजनीति में अक्सर देखा गया है कि नारों पे चुनाव होते हैं और नारों की वजह से बहुत सारी सत्ताएं जो हैं उनका तख्ता पलट हुआ है। तो आपके यहाँ तो एक नारा भी मैं कल परसों की आपकी जो मीटिंग थी उसमें सुन रहा था, आपके निशान से ही रिलेटेड था। हमने कहा था कि तुर्रा भाजेगा और खट्टर भाजेगा। भाजेगा। अच्छा जी। हरियाणा में बोलते हैं, हरियाणा में भागना नहीं बोलते, भाजना बोलते हैं, भाजले। खट्टर भाजेगा जी, तुर्रा भाजेगा और खट्टर भाजेगा। एक नारा और है हमारा जी, तुर्रा बजेगा
और दिल्ली का सिंहासन हिलेगा। ये निशान बहुत अच्छा है। तो अब की बार सुरानी रणभेरी है जी, ये रणभेरी है, ये तो क्रांति का बिगुल है। ये तो इसको तो इस बार हर कोई बजाएगा। कौन कौन बजाएगा? मजदूर बजाएगा, किसान बिगुल बजाएगा। इस क्रांति के बिगुल को तो इस बार व्यापारी भी बजाने को तैयार है, व्यापारी भी बजाएगा है, और जो है बेरोजगार नौजवान बजाएगा। तो आपके तुर्रे की आवाज इतनी तेज होगी कि खट्टर साहब भाग जाएंगे यहाँ से ये चुनाव गूंज में? तो देखो, आप थोड़े बहुत देखोगे दिल्ली तक आवाज जाली, दिल्ली से परे यूपी में भी मैं सुनता हूँ, यूपी में भी आवाज आली है, मराठा बनेगा ना कन्नाड़ में, तो ये सुन रहे हैं। तो ये तो सारे हिंदुस्तान में ये असर डालेगा। ये सीट जब हमें मिल जाएगी, जिस दिन घोषणा होगी, आप देखें ना हफ्ते बाद कि इंडिया गठबंधन का कितना अच्छा माहौल सारी जगह बनेगा। ऐसा नहीं लगता कि जैसे पूर्व मुख्यमंत्री के सामने आप चुनाव लड़ेंगे तो किसी तरीके का डर है? आपको नहीं लगता? मुझे क्या डर है, मैंने तो इतने चुनाव लड़ दिए पहले। अब तक तो हम हारे ही देखते हैं, हार ही हार देखते हैं। और इस बार जो है आवाज दूसरी तरह की है। और ऐसा नहीं है कि लोगों ने हमारा पहले साथ नहीं दिया, लोगों ने हमारा साथ दिया। हमारे आदमी इलेक्शन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाए। उस पर विशेष तौर पे इस बार हम ध्यान दे रहे हैं कि हमारी इलेक्शन की मैनेजमेंट ठीक रहे, तो हम बड़े भारी मार्जिन से चुनाव को जीतेंगे। अभी मैं 2 दिन पहले की आपकी मासिक बैठक देख रहा था, कार्यकर्ताओं की आपने सम्मेलन किया था अपने यहाँ। आपने तो बकायदा इतने आश्वस्त हो टिकट के लिए कि आपने तो नॉमिनेशन को लेकर कहाँ कैसे रैली करनी है, जुलूस करनी है, सब आपने डिसाइड कर हाँ, हमने चुनाव का सारा खाका बनाया हुआ है और अपने कार्यकर्ताओं की सब जगह ड्यूटियां भी लगी हुई हैं। तो हमारा तो मात्र घोषणा होने की देरी है, तो यहाँ तुरंत कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी और 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही करनाल लोकसभा की आवाज उठ जाएगी इंडिया गठबंधन के पक्ष में। बीजेपी के उम्मीदवार मनोहर लाल खट्टर के अंदर ऐसी कौन सी आपको कमियां लगती हैं जिनकी बदौलत आपको लगता है कि आप उनको हरा देंगे चुनाव में? उनके अंदर कमियां ही कमियां हैं, मुझे तो कोई खूबी नजर नहीं आती। उन्होंने लोगों की भावनाओं को ही नहीं पढ़ा, लोगों की नब्ज ही कभी नहीं टटोली। वो तो अपनी मर्जी से चलते रहे। लोग क्या चाहते हैं इस बात का उन्होंने कभी परवाह ही नहीं करी है। अब ये सरकार क्या है, केंद्र सरकार और ये राज्य की सरकार भी जो भारतीय जनता पार्टी की है, क्या लोगों के यहाँ के लोगों को भिखारी समझ रही है कि भाई हम 5-5 किलो अनाज दे दे के उनको हजमना खरीद लेंगे? इनको भिखारी बना के रखा हुआ, मात्र रोटी तक सीमित हो जाओ। आज का नवयुवक अपनी आशाएं खो चुका है, निराशा की स्थिति में आ गया और बेरोजगारी का ऐसा हाल है कि ये जान जोखिम में डाल के लोग बाहरले देशों में जा रहे हैं। ठीक है ना जी, हमें तो व्यवस्था वैसी चाहिए जैसी महाराष्ट्र में माननीय शरद पवार जी ने की हुई है। घर से बाहर कदम निकालो, सामने ही रोजगार हाजिर है। वो रोजगार पसंद नहीं है, दूसरी जगह जाओ, वहाँ रोजगार उपलब्ध है। 30-40 हजार का रोजगार वहाँ हर एक को मिल जाता है और इसलिए माननीय शरद पवार जी ने अपने मुख्यमंत्री रहते हुए वहाँ रोजगार की गारंटी कानून भी बना दिया था। महज एक ही राज्य है महाराष्ट्र जहाँ रोजगार की गारंटी कानून है और लागू है। तो मुख्य मुद्दे क्या मानते हैं? 2-4 मुख्य मुद्दे जो आप जिसकी बदौलत आप चुनाव लड़ेंगे, किन मुद्दों पर? सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि करनाल लोकसभा को बाहर के प्रत्याशियों ने, जो दूसरे जिलों के रहने वाले हैं, एक सैरगाह के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं। आते हैं, चुनाव जीतते हैं, फिर 5 साल दिखते भी नहीं है और यहाँ के लोगों के लिए कुछ करते भी नहीं है। हम यहाँ जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, जीते या हारे रहना हमने इन्हीं के बीच में है। हमें इनकी समस्याओं से भी पूरी तरह हम वाकिफ हैं और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं उससे भी हम पूरी तरह वाकिफ हैं। तो हम जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं, हम समझिए यहाँ के समझिए लोकल प्रत्याशी हैं और ये समझिए बाहरी प्रत्याशी हैं। एक मुद्दा तो ये रहेगा और दूसरा मुद्दा ये रहेगा कि जो तानाशाही लाने का प्रयास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, उसके प्रति भी लोग बड़े एक समझिए सजग हो चुके हैं अब और बिल्कुल चुप भी साधे हुए हैं। और आप भी देखते होंगे लोग चुप हैं, सिर्फ थोड़े से मोदी भक्त हैं जो मोदी कर रहे हैं, वो गिने जा सकते हैं। तो बाकी जो साइलेंट वोटर है वो सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में पड़ेगा और इंडिया गठबंधन के पक्ष में पड़ेगा। सिर्फ शर्त इतनी है कि सारे ही लोकसभाओं के लिए मैं कहूँगा भारतवर्ष में इस बार एक ऐसा माहौल है कि लोकल स्तर पे प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जिसके बारे में लोगों के मन में ये विश्वास जाग जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को टक्कर दे देगा, तो उसकी जीत फिर निश्चित है। तो ये तो 400 पार की बात करते हैं,
इस बार मुझे तो ऐसा लगता है 400 पे हारेंगे। तो मतलब वर्सेस की बात की जाए तो लोकल वर्सेस बाहरी आप मुद्दा बनाएंगे? लोकल वर्सेस बाहरी मुद्दा है। मनोहर खट्टर तो हरियाणा के सीएम रहे, फिर तानाशाही वर्सेस लोकतंत्र बचाओ वाली भी मुद्दा है। सीएम मुख्यमंत्री रहे हैं और करनाल से एमएलए बने हैं, लेकिन करनाल के लिए उन्होंने किया क्या? करनाल के लोग सुकून में क्यों नहीं है? विकास तो ना इन्होंने किया। सबसे ज्यादा तो है सुकून भरा जीवन व्यक्ति का होना चाहिए, जो वह एक सुरक्षित अपने आप को और शांति के वातावरण में रहना का उसको मौका मिले। तरक्की तो आदमी अपने आप भी कर लेता है, सरकार की थोड़ी सी सहायता की आवश्यकता होती है। ये सरकार तो ये तो करिए, हम तो रोटी भी हम खिलाएंगे। तुम रोटी क्यों खिलाओगे? तुम रोटी कमाने का प्रबंध कर दो ना, रोटी कमाने का प्रबंध कर दो। एक आदमी को रोटी दे रहे हो, सच्चाई उसको ऐसा बना दो कि वो 20-20 आदमी को खिला सके। जी जी। फिर जैसे अभय सिंह चौटाला ने इतना बड़ा बयान दिया कि मराठा वीरेंद्र वर्मा अगर इंडिया गठबंधन से आते हैं मैं उम्मीदवार ही नहीं खड़ा करूंगा, उसके बारे में उसके बाद फिर आपने थैंक यू वगैरह उसके बारे में मैं थोड़ा सा कहता हूँ कि उन्होंने एक मेरे से बात की थी कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तीनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो एक लोकसभा में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा। मैंने उनको उस समय कही थी ये मेरे हाथ में नहीं है। एनसीपी के लिए हमें शरद पवार जी से ही सलाह करनी पड़ेगी, वह जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। और अभी तो इंडिया गठबंधन का हमें प्रत्याशी बनाने की पूरी उम्मीद है। तो उन्होंने कहा था ठीक है आप इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाए तो बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी होगी इस बात की। और उन्होंने ये भी कहा भाई मिल के चलने में राम रहता है। मैंने कहा हम तो आपसे अलग नहीं है, ठीक है आप भी किसान परिवार से हैं, हम भी किसान परिवार से हैं। तो थैंक यू वगैरह आपने बोला कि उन्होंने बाद में जब बयान दिया, उन्होंने ये बयान किया तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। पानीपत में भी दिया, ये तो अचानक ही एक बयान आ गया जब मेरे को, मैं भी हैरान रह गया। उन्होंने कहा भाई अगर आप प्रत्याशी यहाँ से आएंगे, मराठा वीरेंद्र वर्मा इंडिया गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी करनाल में आएगा तो इंडियन नेशनल लोकदल अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, उनका समर्थन करेगी। तो थैंक यू बोला आपने भाई, वो कैंडिडेट नहीं उतारेंगे, आपका समर्थन देंगे। धन्यवाद तो मैं उनका हुई हूँ, धन्यवाद तो हुई हूँ, हमें फायदा मिलेगा राजनीतिक रूप से, हमें बहुत भारी लाभ मिलेगा। ज्यादा मैं थैंक यू वगैरह के चक्कर में रहूंगा तो दूसरे आदमी मेरे पर उंगली उठा देंगे, ये तो मिला हुआ है इनसे। नहीं मिलना क्या, जब कोई कैंडिडेट ही नहीं उतार रहा तो समर्थन ही है, वो तो नैतिक समर्थन है। तो माना जाए कि जो 20-22 साल की आपकी लगातार अटूट राजनीतिक जो आपका कैरियर और तपस्या भी कहा जाए तो कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं है, तो लगता है आपकी बार तपस्या मराठा वीरेंद्र वर्मा की सफल होंगी, जनता उन्हें जीत का वरदान देगी? सुधीर जी एक बात बताऊं, जीत ही सब कुछ नहीं होती, और जीत से समझिए आप कुछ काम करते हो आपका वह परिणाम अच्छा मिल जाता है, आपको एक सुकून मिलता है, ठीक है ना। लेकिन अब जीवन में रहना है तो काम करना है और अच्छाई की तरफ हमें चलना, और जैसा जैसा परमात्मा हमें संकेतिक आदेश उसके होते हैं वैसा वैसा हम कर रहे हैं, और इसलिए हमें जीत हार की कोई ज्यादा परवाह नहीं है। लेकिन इस बार परमात्मा ही हमारा माहौल ऐसा बना रहा है, एक तरफा माहौल पैदा कर रहा है जी जी, और ये होगा निश्चित रूप से परिणाम भी आएगा। और आपको ये भी बता दूं माननीय शरद पवार जी इस देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और हमारी राजनीति भी ठीक रहेगी आगे। अभी हाल ही में मैंने एक पॉलिटिकल स्टोरी आपसे रिलेटेड चलाई थी। शरद पवार जी ने ये कहा, जो मुझे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली, कि शरद पवार जी ने मराठा जी को कहा कि जाओ मराठा जी तैयारी करो चुनाव की, आपका नॉमिनेशन भरवाने मैं खुद आऊंगा। हाँ, उन्होंने मुझे खुद कहा, एक बार नहीं 2-3 बार कहा। मैं कौन सी डेट कहूँ, कौन सा जो है आपको वो जो है डेट जो है वो कहते हैं ना उसके हिसाब से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कौन सी अच्छी है। हाँ। मैंने कहा जी जिस दिन आप आ जाएंगे वही डेट मेरे लिए अच्छी है। किसी ने कहता है मुझे कोई सा भी दिन बता देना, मैं उसी दिन आपका नामांकन करवाने, दाखिल करवाने, नॉमिनेशन करवाने करनाल में आऊंगा। टिकट तो आपकी पक्की है जैसा आपने बताया, तो चुनाव नॉमिनेशन के लिए फाइल वगैरह, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयारियां आपकी तरफ से? तैयारियां हैं, हमारी पूरी तरह तैयारी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास मटेरियल, इलेक्शन मटेरियल भी आ चुका है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था जी, इलेक्शन मटेरियल भी आ चुका है। हम इलेक्शन के लिए पूरे तैयार हैं और कार्यकर्ता भी एकदम मुस्तैदी से तैयार हैं। और जिस दिन घोषणा होगी उस दिन के बाद आप भी यहीं और हम भी यहीं, देखना माहौल कैसा बनेगा जी, और आपके ही सहयोग से, जनता के सहयोग से बनेगा, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा जी। करनाल लोकसभा क्षेत्र की जनता मराठा वीरेंद्र वर्मा को सुन रही है, क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो करनाल के लोगों को ये कहूँगा बहुत हो चुका,
बाहर वालों को बहुत बार बना लिया, इस बार आपके बीच का भाई और इस ज़मीन से जुड़ा हुआ, यहीं आपके बीच में रहने वाला, किसी का भाई हूँ मैं, किसी का चाचा हूँ मैं और किसी का दादा हूँ मैं, और समझिए कि किसी का मैं कोई और रिश्ते में कुछ लगता हूँ, सारे मेरे यहाँ के अपने हैं। सारे इस बार मेहरबानी करके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, मराठा वीरेंद्र वर्मा को तुर्रे के निशान के सामने वाला बटन दबा के इतने मतों से विजयी बनाइए कि भारत में यह जीत सबसे अधिक अंतर से हो, ताकि करनाल वासियों का नाम हो और हमारे पिछले करे गए जो नेगेटिव काम हमने किए हैं ये बाहर वालों को बनाने वाले, इसको भी लोग भूल जाएं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब आप अपने बीच के आदमी को बनाओगे, आपके जीवन में खुशियां भरना और खुशहाली लाना ये मेरा एक कर्तव्य होगा और ऐसा करना मेरा एक सौभाग्य होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मराठा वीरेंद्र वर्मा जी, जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आपकी टिकट को लेकर नहीं हो जाती, ऐसे में सवाल ये भी खड़ा रहता है कि अगर मराठा वीरेंद्र वर्मा को इंडिया गठबंधन में टिकट नहीं मिलता है तो क्या तब भी मराठा वीरेंद्र वर्मा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, शरद चंद्र पवार एक अभिन्न अंग है इंडिया गठबंधन का। वह इस गठबंधन के सूत्रधार भी हैं, इसको आगे चलाने वाले भी हैं और कांग्रेस को एक लीडिंग पोजीशन में लाने वाले भी इस गठबंधन में वही हैं। उनकी बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता और वह एनसीपी के व्यक्ति को ही प्रत्याशी बनाएंगे। मतलब मान के चला जाए कि मराठा वीरेंद्र वर्मा की जेब में इंडिया गठबंधन की टिकट है। हाँ, वो दूसरी बात की कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, बातें चल रही हैं, चलती रहे। देखिए, ये थे हमारे साथ मराठा वीरेंद्र वर्मा, जिन्होंने टिकट का पूरा दावा ही नहीं कहा, बल्कि ये तक कहा कि हमने तैयारियां भी कर ली हैं, किस तरीके से कब नॉमिनेशन करना है और टिकट को लेकर फुली कॉन्फिडेंट हैं। एक तरह से जेब में टिकट होने का दावा करते नजर मराठा वीरेंद्र वर्मा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, टिकट हमारे पास आ चुका है, मेरे पास रखा है। अच्छा जी, मेरे पास रखा है, हमने उसमें कुछ नहीं करना, हमने उसमें नाम सब भर दिया। मतलब एनसीपी फॉर्म ए और बी मेरे पास है, भरने में बहुत बड़ा खुलासा सिटी तहलका पर मराठा वीरेंद्र वर्मा ने कहा है कि टिकट उनके घर आ चुकी है, बकायदा फॉर्म ए फॉर्म बी दोनों उनके पास हैं। बस अब तो नॉमिनेशन की डेट शुरू होने का इंतजार है और वो लोकसभा से चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। मराठा वीरेंद्र वर्मा को लेकर आपका क्या सोचना और कहना है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हरियाणा की राजनीति पर अपनी पैनी नजर बनाए रखने के लिए जुड़े रहें सिटी तहलका के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद जी।